अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक अपनी रहमतें इसी तरह आप पर बरसाता रहे। आपके बच्चों पर आपका साया हमेशा कायम रहे। इससे पहले कि विलो की तरफ चलें, आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, पहुँच सकें। और जब जो अपनी राय का इज़हार करते हैं दोस्त, उनसे गुज़ारिश है कि वो हमेशा की करें। और जो लोग इस पे अपनी राय का इज़हार नहीं करते, वो ज़रूर करें। 2 लफ्ज़ों में करें, 1 लफ्ज़ में करें, तनकीद करें या हमें कोई गाइड करें या हमें कोई मशवरा दें, लेकिन राय का इज़हार ज़रूर किया करें। दोस्तों, हालात जो है ना इस तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंटरनेशनल विंग्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले जैसे अल्ताफ सैन ग्रुप लंदन हुआ करता था और कराची ग्रुप हुआ करता था। कासम सूरी ने झूठ फैलाकर खान को ज़हर देने की जो खबर ब्रेक की, जो उन्होंने ट्वीट किया, और मिलिट्री कशीदगी कस्टडी में दे रहे हैं, पागल कर रहे हैं, ऐसी बोंगियां जो मारी कासम सूरी साहब ने, उसके बाद लग ये रहा है कि एक वो लोग जो इस मुल्क में तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, वो एक अलहदा से ग्रुप बना रहे हैं। कासम सूरी साहब ने ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब को मिलिट्री की क्यादत में कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसे स्प्रे किया जा रहा है जिससे वो अपना जहनी तवाजन खो बैठेंगे, उनको याद नहीं रहेगा वो क्या कर रहे हैं। बल्कि उनका कहना था कि शायद पागल हो रहे हैं या शायद उनको पागल किया जा रहा है। इस ट्वीट के बाद उन पर काफी ज्यादा तनकीद हुई। अलीमा खान ने पहले इसकी तरदीद की, इसके बाद एक और दो बड़े नामों ने भी कासम सूरी को शट अप की कॉल दी। फिर कासम सूरी के इस दावे पर कोई भी बाहर ना निकला, यानी किसी को फर्क ही नहीं पड़ा कि खान को जहर दिया गया है। बहरहाल, आप गंडापुर हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर सैफ ने कासम सूरी को ऑफिशियली शटअप की कॉल दी। उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठकर कासम सूरी की इस बात को झूठ किया, डिनाई किया कि कासम सूरी साहब खुद अपने पास से मन गढ़त ये बात कर रहे हैं। कासम सूरी साहब, उन्होंने कहा कि कासम सूरी साहब सफेद झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान जेल में बिल्कुल ठीक है, और कासम सूरी के प्रोपेगंडे के जो अपना जो कान है वो ना धरे। बल्कि उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं, उन्होंने भी इस पर इसकी तरदीद की थी, और उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी किस्म का वकास साहब जो है उन्होंने इस पे, बल्कि उन्होंने ट्वीट भी की थी और कहा था कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, इमरान खान साहब सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक ठाक है। इससे साबित होता है कि ओवरसीज में बैठा यूथिया पाकिस्तान को जला देना चाहता है, पाकिस्तान को आग लगा देना चाहता है। उसको स्वयं इंतशार के और कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान वाला यूथिया मुख्तलिफ सोचता है और किसी और तरह की सियासत चाहता है। बाहर बैठे यूथियों को, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद उनको इमरान खान की लाश चाहिए। उनको हर हाल में सियासत करनी है और वो किसी भी सूरत में करना चाहते हैं, और शायद अब उनको एक नया चस्का पड़ रहा है लाशों की सियासत का। हम बार-बार कह रहे हैं, और इस पे बहुत सारे लोगों को एक इतराज भी है कि मरे हुए हम बिल्कुल किसी ऐसे, मैंने मैंने अपने पहले वीलॉग में, दूसरे वीलॉग में, तीसरे वीलॉग में ये कहा है कि इंसानियत एक इंसान की मौत भी पूरी इंसानियत में होता है। लेकिन आप ये देखें कि क्या रहा है। कितने लोगों की लाशों का इल्जाम लगाया जा रहा है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये हादसा आया है। कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हादसा आया। क्या सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करने वाले लोगों की माँ, बहन, बेटा नहीं होते? अगर उनके होते हैं तो जो निहत्थे थे उस वक्त, मेरे ख्याल में ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पास कोई हथियार भी नहीं था और उन पर गोली चलाने वाले पूरी तरह मुसल्ला थे, क्योंकि वो एक विंग लेके साथ में घूम रहे थे। और फिर आपने ये भी देखा कि यहाँ पर बकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि मुराद सईद साहब जो है वो बकायदा तौर पर लीड कर रहे थे एक ऐसे विंग को जो पूरा मुसल्ला था। तो फिर उस सूरत में क्या चॉइस रह जाती है? अल्लाह ताला की ज़ात रहम करे, करम करे, इमरान खान साहब सलामत रहें, खुश रहें। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि वो टेबल पर बैठें, सियासतदानों के साथ बैठें, बैठकर बातचीत करें, सियासतदान भी उनसे बात करें, अदारे के लोग भी अपना जो किरदार है वो अदा करें। और ये जो हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानी कौम में एक नफरत पैदा होती जा रही है, वो किसी तरह कोशिश करें। इसमें इमरान खान को पहल करनी चाहिए, हुकूमत को पहल करनी चाहिए, सिक्योरिटी अदारे के सरबराहान को पहल करनी चाहिए, ताकि ये जो कशीदगी है वो कम आए। क्योंकि अगर दोनों आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट जो होगा वो किसी भी तरह से मेरे, आपके, मुल्क के अवाम के फेवर में नहीं होगा। इधर एक और अहम पेशरफ्त हुई है। पीटीआई ने खुद रियासत को क्लीन चिट देना शुरू कर दी है, साबित करना शुरू कर दिया है कि पीटीआई ने ये जो इस्लामाबाद वाली
बोंगी मारी है, ये बहुत बड़ी बोंगी। अली मोहम्मद खान की पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास से एक ऑडियो लीक हुई है या की गई है, उसमें अहम तरीन गुफ्तगू जो है वो सामने आई। वो ट्वीट आप लोगों ने ट्विटर हैंडल पर देख ली है, मुख्तलिफ लोगों ने ट्वीट की है, मैंने भी ट्वीट की है, वो आप लोगों ने पूरी की पूरी सुन ली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा उसका पोस्टमार्टम भी किया जाए। ऑडियो में अली मोहम्मद खान कहते हैं कि इख्तिसाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय चेयरमैन पीटीआई गोहर अयूब को करना चाहिए था। बानी ने तो कहा था कि हमारी पार्टी में मॉरिशस की सियासत की कोई जगह नहीं है, फिर अलीमा खान ने खुद इख्तिसाज की कॉल क्यों दी? अली मोहम्मद खान फरमाते हैं कि बानी से शिकायत की कि ऐलानात पार्टी की तरफ से होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि आइंदा कॉल पार्टी की लीडरशिप देगी। बानी ने पीटी डी चौक में आने का कहा ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था। इनका कहना था कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद कोई जगह बताई जाएगी, डिसाइड की जाएगी। जब बानी ने संजानी का कहा तो फिर किसके कहने पर डी चौक पर गए? बानी ने बैरिस्टर गौहर, फैसल चौधरी और दीगर के सामने हदायत दी थी। बानी ने सिंध और पंजाब में अलग अलग प्रोटेस्ट करने की भी मुखालफत की थी। बानी ने संजानी में बैठने और मुज़ाकरात करने की हदायत की थी। अली मोहम्मद खान ने, अच्छा यहाँ तक मैं जरा ये बता दूं कि वो ये कह रहे हैं, खुल के ये कह रहे हैं कि जो जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जो उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने इस्लामाबाद आने का कहा था, उन्होंने डी चौक में आने को नहीं कहा था। ये बड़े वाज़ेह तौर पर वो कह चुके हैं। इसके बाद वो फिर फरमाते हैं कि जब इमरान खान साहब ने ये बात कही थी कि संजानी में बैठ जाए और वहां बैठ के 2-3 दिन देखें, मुज़ाकरात करें, उसके बाद डिसाइड करेंगे हमने क्या करना है। लेकिन इन तमाम चीजों को नजरअंदाज किसने किया? अली मोहम्मद खान ने कहा कि बुशरा बीबी की इख्तिताज में शमूलियत का भी बानी को इल्म नहीं था। बैरिस्टर गौहर ने बानी को बताया था कि इनकी अहलिया इख्तिताज में मौजूद है और चेयरमैन पीटीआई और सेक्रेटरी जनरल को संजानी बैठने का ऐलान करना चाहिए था। इमरान खान को यह भी बताया गया और कह रहे हैं कि इमरान खान को इस बात का पता ही नहीं था, क्योंकि शायद ना भी पता हो, ये सच भी हो सकता है, क्योंकि वो एक दफा ये आया था कि बुशरा बीबी साहबा बीमार है और वो पीछे से बैठकर मॉनिटर करेंगी, लेकिन फिर एंड पे पता लगा कि वो भी उस कंटेनर पर गंडापुर के अली अमीन गंडापुर के साथ हैं, जो पिशावर से निकला था। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी संजानी के पर मुतफिक हो गए थे। जब पीटीआई ने संजानी बैठने का कहा तो फिर सब आगे क्यों गए? हमें लीडर के हुक्म पर अमल करना चाहिए था, संजानी में रुकना चाहिए था। ये जो उनकी अहम मीटिंग है, उसमें अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो अपने एक ऑडियो कॉल जो मुबीना तौर पर उनकी कही जा रही है या उनकी है, किसी जगह पे अगर वो कह दें कि मेरी नहीं है तो एक अलग बात है। फिलहाल उन्हीं की आवाज है, उन्हीं की है कि वो अपनी पार्टी के अंदर बैठकर, और मेरे ख्याल में इतनी आजादी होनी चाहिए पार्टी में, ये बात करने की आजादी होनी चाहिए। जिस पार्टी में ये वाली गुफ्तगू करने की और अपना मौकफ पेश करने की इजाजत ना हो लीडरों की तरफ से, वो फिर पार्टी पार्टी नहीं होती। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है और मैं इस बात पे भी हमेशा कहता हूं, जब मैंने ये सुना था कि जनरल सेक्रेटरी के तौर पर नाम जो है वो अली मोहम्मद खान साहब का आया है, बल्कि हमने वी लोग भी किया जो बाद में तरदीद हो गई, तो मैंने कहा था कि ये सियासी लोग हैं, इन लोगों ने अपनी सियासी जिंदगियां गुजारी हैं सियासत में, तो अगर ऐसा होता है, इनको क़यादत दी जाती है, असद कैसर साहब से लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट सियासी लोग हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे मजीद यकीन हो रहा है कि अगर कल को अगर इनके हाथ में ये पार्टी की क़यादत आती है तो बेहतर फैसले हो सकते हैं, पार्टी को जमहूरी तौर पर चलाया जा सकता है, और ये पार्टी को जो दहशतगर्दों वाला माहौल दिया जा रहा है, इससे जान छूट सकती है। बुशरा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं कि बानी के फैसले पर अपना फैसला दे। बैरिस्टर सैफ ने जब बानी का पैगाम पहुंचा दिया था तो अमल करना चाहिए था। ये अली मोहम्मद खान खुद कह रहा है, हमने गलती की, इमरान खान की बात माननी चाहिए थी, बुशरा बीबी की बात नहीं माननी चाहिए थी। रियासत ने तो डी चौक से आने से रोकना ही था। इससे साबित होता है कि बानी पीटीआई के अंदर ही कुछ लोग हैं जो लाशें चाहते हैं, और वो बुशरा बीबी भी हैं। अब बुशरा बीबी भी हैं, ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ने ये सब कुछ जो किया, इससे साबित क्या होता है? जब बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल हो सकते थे, जो बानी का हुक्म था इमरान खान साहब का, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, और ये किसने किया गया? और बुशरा बीबी का जो मौक़िफ़ है वो आप सुन चुके हैं। बुशरा बीबी कहते हैं कि जब मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि डी चौक में जाना है, और अगर डी चौक में जाना है तो मैं भी कहूँ तो मेरी बात भी नहीं माननी जब तक मुझसे बात ना हो सके। तो फिर बुशरा बीबी का ये था, क्योंकि मुझे ये हुक्म है कि वहां पर जाना है तो इसलिए मैं नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी। और फिर इमरान खान साहब से ज़ाहिर है कोई राब्ता भी नहीं था, जब उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था या उनसे जो राब्ता नहीं था, तो फिर बुशरा बीबी किसकी बात मानती? अब ये मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जब सब कुछ हुआ है, और फिर अगर आप आ गए थे तो ये भी कहा जा रहा है, फिर अगर आप आ गए थे तो फिर आपको वापस अपने वर्करों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, चाहे क्यामत भी आ जाए। मिसाल दी थी नुसरत जवेद साहब ने अब्दुल वली खान साहब के, जब उनके जलसे पर
فائرنگ ہوئی اور کچھ پختون بھائیوں کی اس وقت شہادت ہوئی تو وہ اپنے لوگوں کی لاشیں لیے بغیر راولپنڈی سے نہیں نکلے تھے. تو کم از کم پھر آپ راولپنڈی میں رکتے, اسلام آباد میں رکتے, اپنے لوگوں کو لے کے جاتے. آج کل جو تکلیف ہے, جو بحث ہے, وہ یہی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ پہلے کیوں چلے گئے تھے. ایکس سروس مین سوسائٹی کے صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبد القیوم نے بہت اہم مطالبہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے, اور ہے بھی, کیونکہ بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان میں انتشار پھیلانے والوں کے خلاف ریاست کو ایکشن لینا چاہیے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے ملک سے باہر بیٹھے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانا ہوگا. دیکھا جائے ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کے پیچھے کون سے چہرے ہیں. بات تو جائز ہے, دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی حمایت نہیں کی جا سکتی نارمل حالات میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب نارمل حالات نہیں ہیں. باہر بیٹھے بہت سارے, دیکھیں یہاں پہ لوگوں کی ایسی ذہن سازی ہوگی کہ لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہے ایک دوسرے کے. جب آپ, کیونکہ اب میں جس جگہ پہ رہ رہا ہوں یہاں پہ بھی بہت سارے دوست ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کر رہے. اس حد تک چیزیں چلی گئی ہیں. مطلب کیا آپ کے پاس اپنا سیاسی جو نظریہ ہے اس پر عمل کرنے کی بھی مطلب کہ یہ پابندی ہونی چاہیے. اور اگر آپ نواز شریف کی طرف بات کر رہے ہیں یا ملک سے بات کر رہے ہیں یا اسٹیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کیا آپ ان کے دشمن ہو گئے؟ یہ والا جو رویہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اور جو لوگ یہ رویہ پیدا کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کو انٹرپول کے ذریعے سے واپس لایا جائے, جن میں ظاہر ہے اب وہ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کون ہے. لیکن یہ جو میرے خیال میں اس کو کم از کم ضرور ہونا چاہیے. اچھا, ایک چیز اس پہ بھی بہت زیادہ بحث کی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرنے آ گئی تھی, رستے میں ان سے بار بار حلف لیا جا رہا تھا کہ آپ نے کسی صورت میں واپس نہیں آنا, میں آخری خاتون ہوگی وہ وہاں پر کھڑی رہے گی اور کیا پختون بھائی میرا ساتھ دیں گے. آپ نے 10 دفعہ یہ حلف لیا, 10 دفعہ آپ نے جب یہ ان سے دہرایا, اور پھر پختونوں کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فکرہ ہے کہ پختون غیرت مند ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس فکرے نے میرے خیال میں کافی پختونوں کو نقصان پہنچایا. ہمیشہ ہی جب ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ افغانستان میں امریکیوں کے خلاف استعمال کرنا ہو, چاہے اپنے علاقے کی کوئی جنگ ہو وہاں پہ استعمال کرنا ہو, یہی جملہ ان سے بولا جاتا ہے اور پھر وہ غیرت میں آ کے وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جو عام انسان سوچ نہیں سکتا. تو پھر جب ان کو یہ بار بار غیرت دلا کر یہ ثابت کیا گیا تھا, ان سے کہا گیا تھا کہ میں آپ سے حلف لے رہی ہوں, آپ لوگوں نے اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلنا جب تک ہم لوگ اپنے خان کو گاڑی میں بٹھا کر نہ لے جائیں. گاڑی فرنٹ سیٹ پہ خان نہ بیٹھ جائے, 72 سال کا انسان جس کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی انجوائے کرے, وہ بھی ٹی وی دیکھے, تو اس کو جب تک نہیں لے جائیں گے کسی نے نہیں جانا. تو آپ کے جو ساتھ آئے تھے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے تھے, تو پھر سب سے پہلے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور وہاں سے کیوں چلے گئے؟ اگر وہاں پہ فائرنگ ہوئی, جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بڑا ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, تو آپ کھڑے رہتے. اس ظلم اور زیادتی میں خدا نہ کرے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا تو آپ بھی کسی بچے کی ماں تھی, آپ بھی کسی کی بہن تھی, آپ کی بھی کسی بیوی تھی, اور وہاں پہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بڑی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے ان کی بہنیں بھی تھی, ان کی مائیں بھی تھی, تو آپ لگ چلے جائیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے, ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ ایسے لوگوں کا ذکر بار بار کر رہے ہیں جو شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ابھی تک اس بارے میں ایک مفروضے چل رہے ہیں, ایک لسٹیں چل رہی ہیں, لیکن جو لوگ اس وقت جیلوں میں پکڑے ہوئے ہیں, جو تھانوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو اس وقت تحریک انصاف کی لوگ قیادت کو گالیاں نکال رہے ہیں, ان کا کوئی پریشان حال نہیں ہے. ان کے لیے کتنے تحریک انصاف کے, جس تھانے میں تحریک انصاف کے لوگ گرفتار ہیں جو 1000 کے نزدیک ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے کھانے لے کے جا رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ان کے سویٹر لے کے جا رہے ہیں, بسترے لے کے جا رہے ہیں, کسی کی کوئی بات نہیں سن رہا. وہ جیلوں سے ویڈیو آ رہے ہیں, وہ اپنی قیادت کو گالیاں نکال رہی ہیں. تو جو اس دنیا میں نہیں رہے بقول پاکستان تحریک انصاف کے, ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے, ہونی بھی کم ہی چاہیے, خدا نہ کرے کوئی ایسی تعداد ہو. ان لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈا پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا جا رہا ہے, انٹرنیشنل اخباروں میں لکھوایا جا رہا ہے, انٹرنیشنل ٹی ویز کو بھیجا جا رہا ہے, لیکن جو جیلوں میں پڑے آپ کے اپنے, ان کے بارے میں آپ بات ہی نہیں کر رہے. پھر دوسری بات ایک اور بتائیں, آپ کو اپنے ساتھ کسی لڑائی پر کوئی لے جائے, کوئی بحث پر لے جائے, کوئی جرگے پر لے جائے, اور وہاں پر جا کر لڑائی ہو جائے اور لے جانے والا وہاں سے بھاگ جائے, اور جو آپ وہاں پر گئے ہیں آپ وہاں پہ لڑے جھگڑے گرفتار ہو جائے, قصور کس کا ہے؟ آپ نے گریبان کس سے پکڑنا ہے؟ جس سے آپ لڑے ہیں, جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو گیا, یا پھر جو آپ کو لے کر آیا تھا, جو آپ کو لے کے آیا تھا قصوروار وہ ہے. وہ آپ کو چھوڑ کر کیوں بھاگا؟ وہ آخری دم تک وہاں پہ کھڑا رہتا, آپ بھی لڑتے, اور جو آپ کو لے کے آیا تھا وہ بھی لڑتے, تو آپ کو دکھ تکلیف نہ ہوتی. جو آپ کو لے کے آنے والا, جو آپ کو لے کے آیا وہ تو چھوڑ کے بھاگ گیا. جو آپ لڑ رہے ہیں تو پھر آپ کو مارنے والا ہے جس پہ آپ بلیم کر رہے ہیں, جس کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, اس سے زیادہ ذمہ دار تو وہ ہے جو آپ کو لے کے آیا اور مشکل وقت میں چھوڑ گیا. میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کے ورکروں کو اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں, زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں. اور آپ سے جو گزارش ہے, یہ جو ایک علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں
کہ بانی کی بات ماننی چاہیے تھی, جو ڈیسائیڈ ہوا وہی کرنا چاہیے تھا, اور اگر وہ نہیں کیا گیا تو قصوروار کون ہے؟ بشرا بی بی. اور ایسا بشرا بی بی نے کیوں کیا؟ اور باہر بیٹھا قاسم سوری کیوں عمران خان کو پاگل قرار دینا چاہتا ہے, حالانکہ اس کی پارٹی کہہ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا؟ ان چیزوں پر اپنی رائے کا اظہار کریں, اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیں, بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا. خدا حافظ.